अपने गेस्ट से आपका तारुफ कराएं। आज हमको ज्वाइन कर रहे हैं इम्तियाज़ गदर, जो चीफ एग्जीक्यूटिव हैं अलमीज़ान इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट लिमिटेड के। इम्तियाज़, वेलकम टू द शो। ऑलवेज अ प्लेजर टू बी ऑन द शो। अच्छा इम्तियाज़, आपसे मेरा पहला सवाल तो बजट पे होना था, लेकिन वो इतनी तेज़ी से चीज़ें ऑफ कोर्स जो सूरत हाल है वो बदलती हुई हमको नज़र आई। जियो पोलिटिकल की मैं बात कर रहा हूँ, तो अब ये जो कॉन्फ्लिक्ट हमने बढ़ते हुए देखा है, इसमें एस्केलेशन है ईरान इसराइल की, और उसके बाद हमने देखा भी कि ग्लोबल स्टॉक मार्केट्स नीचे आई हैं, ऑयल प्राइसेस बहुत तेज़ी से शूट अप कर गई। एट वन पॉइंट इन टाइम 11% तक इजाफा हो गया था, और अब हम जब रिकॉर्ड कर रहे हैं तो अराउंड 7-8% यानी कि थोड़ा सा उसमें कमी आई थी, बट दे वर स्टिल अप 7-8%। तो ऑफ कोर्स ग्लोबल ऑयल प्राइस का बढ़ना पाकिस्तान के लिए तो एक अच्छी बात नहीं है, बट हाउ डू यू सी दिस नाउ डेवलपिंग एंड इम्पैक्टिंग पाकिस्तान? शुजा, देखिए अब जो जियो पॉलिटिक्स है, आई थिंक ये एक गिवन हो गई है इन्वेस्टमेंट केस में, ना सिर्फ पाकिस्तान के, आई थिंक रीजनल मार्केट्स पे भी। अगर आप पिछले 1-1.5 महीने की सारी डेवलपमेंट्स देखें, ना सिर्फ पाकिस्तान के अराउंड जो नेबरिंग कंट्रीज़ हैं उसमें, बल्कि मिडल ईस्ट पे भी देखें, तो अब आई थिंक वी विल हैव टू टेक जियो पॉलिटिक्स एज अ गिवन इन टर्म्स ऑफ द शिफ्टिंग लैंडस्केप। सो दिस इज़ अगेन येट अनदर डेवलपमेंट इन दैट डायरेक्शन। और आपने बिल्कुल सही कहा कि पाकिस्तान पे इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट जो एक कमोडिटी प्राइसेस से तो आएगा ही, बट एक जियो पोलिटिकल अलाइंसेज रीशेप हो रहे हैं। अगेन स्पेशली पाकिस्तान का जो इकोनॉमिक मॉडल है उसमें बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपके पास एक्सटर्नल फ्लोज कहाँ से आते हैं, कितने आते हैं, मल्टीलैटरल एजेंसीज के साथ आपके क्या ताल्लुकात रहते हैं। तो आई थिंक इनको दोनों तनाजुर में देखना होगा। एक इमीडिएट इम्पैक्ट है जो कि कमोडिटी प्राइसेस की मूवमेंट से आता है, और एक जैसे मैंने कहा कि ये जो शिफ्टिंग लैंडस्केप है इन टर्म्स ऑफ जियो पोलिटिकल अलाइंसेज, उस पर भी बहुत गहरी नज़र रखनी होगी फ्रॉम अ इन्वेस्टमेंट केस परस्पेक्टिव। अच्छा इम्तियाज़, ये बताइए कि आपका क्या एनालिसिस है? डू यू थिंक कि ये पास की तरह इट विल बी अ शॉर्ट लिव्ड थिंग, या ये प्रोलॉन्ग हो भी सकती है? अच्छा, कुछ लग ऐसा रहा है कि ये कोई प्रोलॉन्ग्ड पीरियड ऑफ शॉर्ट कॉन्फ्लिक्ट्स बनता हुआ लग रहा है। अगर आप रशिया यूक्रेन भी देखें, इट्स बीन गोइंग ऑन, सो इट्स नेवर लाइक ब्लोन थ्रू द रूफ, बट इट्स बीन गोइंग ऑन। इसी तरह आई थिंक होगा यही कि अब जो चीज़ें जिस तरह से होती हुई नज़र आ रही हैं कि शॉर्ट बाउट्स में शायद कंटिन्यू करेंगी, जिसमें फ्लेयर अप होगा। और अगेन जैसे पिछले सवाल में भी हम बात कर रहे थे कि कमोडिटी प्राइसेस जब भी उसमें एक स्पाइक आएगा, इंपोर्टिंग कंट्री लाइक पाकिस्तान, ऑब्वियसली कंसर्न्स आपके फ्लेयर अप होंगे। बट देखना सिर्फ यही है कि क्या ये एक सस्टेन्ड रेंज में रहता है या ये ब्लो आउट होता है इनटू अ बिगर कॉन्फ्लिक्ट, जिसकी वजह से ऑयल प्राइसेस पे कोई सस्टेन्ड अपवर्ड प्रेशर आता है। तो आई थिंक यही एक चीज़ देखनी है। अभी फिलहाल अगर देखें तो ऐसा यही लग रहा है कि बहुत सारे राउंड्स होंगे और शॉर्ट टर्म कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन डिफरेंट लोकेलिटीज़, तो उसी की कंटिन्यूशन लग रही है। बट अगेन इट्स एन इवॉल्विंग सिचुएशन, हमें देखना होगा कि आगे किस तरह से एग्जैक्ट होता है और उसी हिसाब से व्यू फॉर्म अप होगा फिर। अच्छा इम्तियाज़, आपका ओपिनियन मैं जानना चाह रहा हूँ ऑन द फेडरल बजट जो इस हफ्ते अनाउंस भी हुआ। आप क्या समझते हैं कि जो कुछ टारगेट्स रखे गए हैं, स्पेशली जीडीपी का या टैक्स रेवेन्यू का, वो रियलिस्टिक और अचीवेबल हैं? I think I would say budget is more or less along the expected lines in terms of the macro theme। जो हमारे यहाँ पर एक ट्रेड ऑफ रहा है पिछले कई सालों में बजट में, वो यही है कि आपको मैक्रो डिसिप्लिन भी दिखाना है, फिजिकल डिसिप्लिन भी दिखाना है, और साथ में ग्रोथ एम्बिशंस को उसके साथ बैलेंस करना है। तो इस बजट में भी आपको वही गवर्नमेंट की एक एफर्ट नज़र आती है कि किसी तरह हम अपने रेवेन्यू कलेक्शंस को इस तरह से इंक्रीज़ करें कि ग्रोथ पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट ना आए। इट्स डिफ़िकल्ट कि दोनों चीज़ें अचीव हो सके, तो एक टफ बैलेंसिंग एक्ट रहेगा थ्रू द होल फिस्कल ईयर। और आई थिंक जो अच्छी बात है वो ये है कि मैक्रो डिसिप्लिन को अभी भी प्रायोरिटाइज किया हुआ है, और गवर्नमेंट जो है वो पॉपुलिस्ट मूव्स की तरफ बहुत ज़्यादा नहीं जा रही, क्योंकि यूजली हमने देखा है कि जब हम पॉपुलिस्ट मूव्स की तरफ जाते हैं तो फिर थोड़े से एक्सूबरेंट डिसीजंस लेते हैं और फिर इकोनॉमी ओवर हीट हो जाती है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से आई थिंक इट इज़ दैट मेजर्ड बजट दैट वी नीड। Having said that, obviously the revenue targets and all do look a little optimistic, तो कोई adjustments during the year हमें देखने में आएंगी कि जहाँ पर intended head से जहाँ shortfall आ रहा होगा वो किसी और head से पूरा करने की कोशिश की जाएगी। अच्छा इम्तियाज़, फेडरल गवर्नमेंट तो जैसे आपने कहा हमको नज़र आ रही है जो बजट पेश किया है कि वो फिस्कल डिसिप्लिन की तरफ जा रही है, बट वी नो कि अगर ओवरऑल हम पिक्चर में देखें तो फेडरल गवर्नमेंट को ज़रूरत होगी कि प्रोविंसेस भी उसको हेल्प आउट करें। और अभी जो हमको स्टेटमेंट्स नज़र आ रहे हैं प्रोविंशियल मिनिस्टर्स के, वो लग रहा है कि वो पॉपुलिस्ट जो है बजट की तरफ जाते हुए नज़र आ रहे हैं। तो ये कोऑर्डिनेशन भी तो ज़रूरी है। जी बिल्कुल, आई थिंक ये एक अगेन ऑनगोइंग चैलेंज है हमारे लिए कि जो हमारा फेडरल और प्रोविंसेस का कोऑर्डिनेशन है वो तो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, स्पेशली आफ्टर द 18th अमेंडमेंट, जब जहाँ पर बहुत सारे इश्यूज जो हैं वो प्रोविंशियल मैटर्स बन गए। तो आई थिंक ये एक जो कोऑर्डिनेशन है बिटवीन द फेडरल एंड द प्रोविंसेस, आई थिंक दिस विल रिमेन अ बैलेंसिंग एक्ट थ्रू आउट द ईयर। हमेशा आई थिंक हमारा फिस्कल ईयर स्टार्ट इसी तरह होता है कि प्रोविंसेस वांट टू बी मोर पॉपुलिस्ट एंड फेडरल हैज़ टू बी मोर डिसिप्लिन्ड एज अ रीजन बिकॉज ऑफ दैट। बट आई एम श्योर कि पिछले सालों की तरह कहीं ड्यूरिंग द ईयर एक इसका बैलेंस भी स्ट्राइक आउट हो जाएगा, एंड थिंग्स विल देन बैलेंस आउट बिटवीन हाउ मच
कैन द प्रोविंसेस बी पॉपुलिस्ट एंड हाउ मच दे विल हैव टू गिव बैक टू द फेडरल इन टर्म्स ऑफ सरप्लसेस। अच्छा इम्तियाज़, ये बताइए कि हमने देखा कि बजट के बाद मार्केट ने अच्छी रैली दिखाई, वो फिजल आउट हो गई ऑफ कोर्स बिकॉज ऑफ दिस कॉन्फ्लिक्ट, बट आपका क्या व्यू है मार्केट पे इन द मिड टू लॉन्ग टर्म? तो अगेन जैसा आपने कहा कि बिकॉज बजट में कोई ऐसी नेगेटिव चीज़ बिकॉज ऑफ द फॉर द इक्विटी मार्केट्स नहीं आई, कोई ऐसे हेडलाइन, कोई नए टैक्सेस या कोई ऐसी चेंजेस की हुई या किसी सेक्टर के ऊपर कोई बहुत ज़्यादा इंपैक्ट आ गया हो लिस्टेड सेक्टर के ऊपर, तो आई थिंक वो आपको मार्केट में नजर आया। एक एलिमेंट रिलीफ रैली का था कि कोई बुरा डेवलपमेंट नहीं हुई, और एक ये था कि ठीक है गवर्नमेंट का भी एक फोकस लग रहा है कि शायद इक्विटीज़ को कुछ हद तक सपोर्ट करना है। जैसे आपको नजर आया कि गवर्नमेंट ने मुख्तलिफ डेट इनकम हेड्स के टैक्सेस को ट्वीक किया है अपवर्ड्स, तो वहाँ पर नजर आ रहा है कि इक्विटी को प्रमोट भी करना चाह रहे हैं। सो इट्स अंडरस्टैंडेबल कि मार्केट का रिएक्शन टू द बजट हैज़ बीन पॉजिटिव। हैविंग सेड दैट, एज यू राइटली पॉइंटेड आउट कि अब शायद एक ट्रेड ऑफ होगा बिटवीन जो रीजनल डेवलपमेंट्स होंगी उसके साथ साथ मार्केट ऑफसेट करेगी लोकल बजट से रिलेटेड जो पॉजिटिविटी थी। बट मीडियम टर्म की जहाँ तक बात करूँ, मीडियम टर्म में आई थिंक जो चीज़ इंपॉर्टेंट होगी वो यही है फिस्कल डिसिप्लिन। बिकॉज अगेन पाकिस्तान का अगर आप इन्वेस्टमेंट केस देखें तो कॉर्पोरेट्स हैव बीन एबल टू प्रूव कि प्रॉफिटेबिलिटी इंटैक्ट रह जाती है इन डिफरेंट इन्वेस्टमेंट साइकिल्स। दे डू हैव द रेजिलियंस टू बी एबल टू मेक मनी इन डिफरेंट इन्वेस्टमेंट साइकिल्स। जो पाकिस्तान का इन्वेस्टमेंट केस हमेशा डीरेल होता है वो वैल्यूएशंस पे होता है, और वैल्यूएशंस पे कहाँ डीरेल होता है, जहाँ हम फिस्कल डिसिप्लिन छोड़ देते हैं, हम अचानक से बहुत ज़्यादा पॉपुलिस्ट हो जाते हैं या वी टेक वेरी इरैशनल डिसीजंस। तो जैसा मैंने कहा कि जो इस बजट में भी नज़र आया है उससे थोड़ी सी उम्मीद और बढ़ेगी कि पाकिस्तान अगर अपने फिस्कल डिसिप्लिन पे कायम रहता है तो आई थिंक वैल्यूएशंस विल कंटिन्यू टू री रेट विच शुड बी गुड फॉर द मार्केट। साथ ही साथ एक और इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है कि आपकी इंटरनेशनल कम्युनिटी में स्टैंडिंग जो पिछले कुछ दिनों में विजिबली नज़र आ रहा है कि थोड़ी सी इन्हांस हुई है, वो एक अपनी जगह पे वो मोमेंटम कायम रहे, बिकॉज दैट इज़ डेफिनेटली बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक हमारा मैक्रो पूरी तरह स्टेबलाइज नहीं हो जाता, फ्रेंडली कंट्रीज से, मल्टीलैटरल एजेंसी से जो आपको फ्लोज आने, वो उसका फ्लो आते रहना बहुत ज़रूरी है ताकि आपका एक्सटर्नल अकाउंट बैलेंस होता रहे। तो आई थिंक ये दो चीज़ें मीडियम टर्म में विच विल डिटरमाइन कि किस तरफ मार्केट की वैल्यूएशंस जाती हैं। अगर आप आज का पूछे तो मुझे लग रहा है दोनों की डायरेक्शन पॉजिटिव ही नजर आ रही है। सो दैट शुड बी गुड फॉर द मार्केट इन द मीडियम टर्म वंस वी आर थ्रू दी शॉर्ट टर्म प्रेशर्स इन टर्म्स ऑफ रीजनल टेंशंस फ्लेयर अप। सो इम्तियाज़, इन हालात में ऑफ कोर्स मेरा इशारा यही जो रीजनल कॉन्फ्लिक्ट है उसकी तरफ है। इन हालात में गवर्नमेंट फिस्कल डिसिप्लिन कैसे मेंटेन करेगी, और ये जो एक्सटर्नल शॉक है स्पेशली ऑयल प्राइस का, उसको कैसे एब्जॉर्ब करेगी? जी बिल्कुल शुजा, ये जैसा मैंने कहा फिस्कल डिसिप्लिन एक टेस्ट इसका यही आएगा कि अगर ये इंटरनेशनल प्राइसेस पे प्रेशर सस्टेन करता है तो कितना गवर्नमेंट कमिटेड रहती है ऑफ पासिंग ऑन द प्रेशर ऑफ इंटरनेशनल प्राइसेस ऑन अ रियल टाइम बेसिस इनटू पेट्रोल प्राइसेस। हर गवर्नमेंट की एक कोशिश होती है कि वो अपनी मासेस को शील्ड कर सके किसी तरह के, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा इंपैक्ट ना आए। बट हमने देखा है इन द पास्ट कि देर इज़ ओनली अ सर्टन कैपेसिटी। एक चीज़ अगर मैं 10 रुपये की खरीद रहा हूँ, उसको 9 रुपये की बेचने का अनलिमिटेड साइकिल तो हो नहीं सकता। तो उसका हमने देखा यही ओवर टाइम प्रूव हुआ है कि अगर गवर्नमेंट रियल टाइम प्रेशर पास ऑन कर दे तो रियल टाइम रिलीफ भी पास ऑन कर सकती है। तो आई थिंक ये एक बड़ा लिटमस टेस्ट आ रहा है इन द नियर टर्म कि अगर ये ऑयल प्राइसेस पे प्रेशर रहता है तो गवर्नमेंट का फिस्कल डिसिप्लिन किस तरह से चलना है, मैक्रो इकोनॉमिक डिसिप्लिन कितना मेंटेन रहना है, वो इस तरह के डिसीजन से बहुत अच्छी तरह रिफ्लेक्ट हो जाएगा। अच्छा इम्तियाज़, अभी आपने मेंशन भी किया कि जो बजट में हमने देखा है कुछ टैक्स के हवाले से स्पेशली म्यूचुअल फंड्स जो डेट से अपना इनकम जनरेट करते हैं उस हवाले से कुछ कन्फ्यूजन है। और एक अगर मैं आपसे पूछूं, अगर आप इस पर क्लैरिफाई कर सकें कि टैक्स रेट ऑन डिविडेंड्स फ्रॉम म्यूचुअल फंड्स डिराइविंग इनकम फ्रॉम प्रॉफिट ऑन डेट, इसको बढ़ाया गया फ्रॉम 15% टू 25%, और फिर इंडस्ट्री ने कहा नहीं ये तो पिछले साल ही हो गया था। तो इसमें जो कन्फ्यूजन है इसको आप कैसे क्लैरिफाई करेंगे? जी एग्जैक्टली ये जिस तरह से वो वर्डेड था उससे सबका इंप्रेशन यही हुआ कि जैसे बढ़ा के उसको 25 किया। आई थिंक वो पिछले साल भी 25 ही था। जो चेंज आया है वो उन्होंने ये किया है कि उन्होंने एक्सप्लेन कर दिया है। तो पहले ये था कि अगर आप 50% अगर कोई म्यूचुअल फंड अपनी इनकम ड्राइव कर रहा है फ्रॉम प्रॉफिट ऑन डेट तो उसका 25% टैक्स हो जाएगा उसके डिविडेंड पे। अब ये हुआ है कि उन्होंने स्पेसिफाई कर दिया है कि हम प्रोपोर्शनेटली इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। तो जहाँ तक डेट फंड्स का ताल्लुक है, अगेन अगर एक डेट फंड है या मनी मार्केट फंड है तो लाइकलीहुड है कि वो सारा ही इन्वेस्टेड डेट और मनी मार्केट में होगा, तो उसका टैक्स तो पहले भी 25 था, आज भी 25 रहेगा। जहाँ पर इसका ज़्यादा इम्पैक्ट आ सकता है वो है अगर कोई एसेट एलोकेशन फंड था, कोई बैलेंस फंड था जो लेट्स से 51% इन्वेस्टेड था डेट में, तो पहले उसके डिविडेंड पे 25% टैक्स लगता था। अब इन्होंने ये स्पेसिफाई कर दिया कि अगर वो 51% इन्वेस्टेड है ऑन एवरेज फॉर द ईयर तो 51% विल बी टैक्स्ड एट 25%, बाकी 49% लेट्स से इक्विटी है तो विल बी टैक्स्ड एट 15%। तो ये एक चेंज और एक क्लैरिफिकेशन आ गई है कि यू विल बी टैक्स्ड एज पर योर एलोकेशन वर्सेज एन अर्लियर डेफिनेशन की जहाँ पर एक एन ब्लॉक था कि अगर आप डेट फंड है तो आपका 25 होगा। तो आई थिंक वो वर्डिंग की वजह से थोड़ी सी कंफ्यूजन आई है।
asset allocation or balance funds are not such a big part of the market, percentage of the assets under management. So I think effectively, as far as the dividend taxes are concerned, there I would say more or less वो intact ही हैं जो पिछले साल पे थे. अच्छा इम्तियाज़, एक बड़ी अजीब चीज़ हुई है, वो ये कि जो टैक्स एग्जेम्पशन था ऑन वॉलंटरी पेंशन स्कीम्स उसको रिमूव कर दिया गया है. ये क्यों किया? इसके पीछे क्या थिंकिंग है गवर्नमेंट की? जी शुजा, ये थोड़ा सा एक सरप्राइजिंग मूव है हमारे लिए कि ये जो एलिमिनेशन हुई, अच्छा उसकी वजह से थोड़ी सी एम्बिग्विटी भी क्रिएट हो गई है कि व्हाट एग्जैक्टली हैपेंस टू वीपीएस विड्रॉल्स आफ्टर दिस क्लॉजेज हैव बीन रिमूव्ड. हैविंग सेड दैट, आई थिंक हमें तो बड़ी उम्मीद है कि इस चीज़ को रिविजिट किया जाएगा, जस्ट बिकॉज ऑफ द प्योर लॉजिक के पेंशंस तो एक ऐसा प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे थे जो कि पाकिस्तान का एक मैक्रो लेवल इशू है, जो कि हर मल्टीलैटरल एजेंसी ने भी हाईलाइट किया है कि आपके पास अनफंडेड पेंशन लाइबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा जमा हो गई, एंड दे हैव कॉल्ड इट अ टिकिंग टाइम बॉम्ब. एंड दिस वाज द प्लान दैट वाज रोल्ड आउट इन द लास्ट फ्यू ईयर्स, और सारी प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स और फेडरल गवर्नमेंट भी इस पर काम कर रही थी कि अब अनफंडेड पेंशन लाइबिलिटीज़ की जगह वी विल गो टू द वीपीएस स्कीम, ताकि हमारे पास एक फंडेड पूल तैयार होना शुरू हो जाए, एटलीस्ट न्यू एम्प्लॉयज़ का एंड इवेंचुअली पुराने एम्प्लॉयज़ का भी, कि ताकि वो सारे वीपीएस पे ट्रांजिशन हो जाए. दिस मूव प्राइमा फेसी एक स्टेप बैकवर्ड है, इसीलिए हमें लगता है कि इसको रिविजिट किया जाएगा. एंड देन एज आई सेड, इट्स नॉट जस्ट अबाउट कि वीपीएस का टैक्स इंसेंटिव रहता है हटता है. आई थिंक इट्स अ बिग मैक्रो प्रॉब्लम दैट वाज गेटिंग रिजॉल्व्ड थ्रू अ लॉन्गर टर्म फॉर्मेशन ऑफ कैपिटल वाया पेंशन इन्वेस्टमेंट्स. तो उस वजह से इस क्लॉज का हटना थोड़ा सा काउंटर इंट्यूटिव है, एंड आई थिंक वी एक्सपेक्ट कि इसकी कोई क्लैरिटी होपफुली जल्द आ जाएगी. अच्छा इम्तियाज़, तो इस पे क्या ऑलरेडी म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री ने गवर्नमेंट को जो है वो लेटर वगैरह लिखा है, उनसे कांटेक्ट किया है? जी बिल्कुल, आई मीन इन टर्म्स ऑफ जो कि एक प्रैक्टिस होती है इंडस्ट्री की कि वंस द बजट इज़ अनाउंस तो उससे रिलेटेड जो भी इंप्लीकेशंस होती हैं टू द इंडस्ट्री, कुछ चीज़ें होती हैं जो क्लैरिफिकेशन मांग रही होती हैं, कुछ चीज़ें होती हैं जो फॉलो अप एक क्लॉज मांग रही होती है ताकि चीज़ें और कॉम्प्रिहेंसिव हो जाएं और बाद में ओपन टू इंटरप्रिटेशन ना रह जाएं. तो उसमें जहाँ पर बाकी चीज़ों पे इंडस्ट्री इज इंगेज विद द रेलेवेंट अथॉरिटीज़, वीपीएस इज ऑब्वियसली ऑल्सो समथिंग दैट वी आर इंगेज. एंड एज आई सेड, नॉट जस्ट बिकॉज कि म्यूचुअल फंड का इसमें कोई रोल है, ये तो एक बहुत बड़ा मैक्रो प्रॉब्लम रिजॉल्व हो रहा था थ्रू द वीपीएस स्कीम, तो उसका रीइंस्टेट होना इसलिए ज़रूरी है. अच्छा इम्तियाज़, आपसे एक और चीज़ पे डिस्कस करना है, वो ये है कि डिस्पाइट ऑल द पॉजिटिव्स जो हमने देखे हैं, पाकिस्तान की मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी हमको नज़र आई है, हमारी रेटिंग्स अपग्रेड हुई हैं, बट फॉरेन इन्वेस्टर्स आर कंटिन्यूसली सेलिंग इन द मार्केट. अगर हम इस फिस्कल ईयर की बात करें तो $200 मिलियन से ज़्यादा की सेलिंग अब तक हुई है. इस कैलेंडर ईयर में जनवरी से लेकर अब तक मोर देन $100 मिलियन की हमने सेलिंग देखी है. तो जब सब चीज़ें बेहतर हो रही हैं तो फिर इन्वेस्टर्स यहाँ पे क्यों सेल कर रहे हैं इतना? अच्छा देखिए, एक जब फॉरेन इन्वेस्टर होता है ना, तो उसके डिसीजन मेकिंग इज़ नॉट प्योरली स्टैंड अलोन ऑन पाकिस्तान बेसिस, वो एक रिलेटिव टर्म्स में भी एक डिसीजन मेकिंग कर रहा होता है. दूसरा ये कि उसके पास ऑब्वियसली एक मल्टीपल मार्केट्स का होराइजन अपने सामने होता है, प्लस इंटरनेशनल मार्केट्स में भी अगर देखें तो एक अनसर्टेनिटी की वेव है कि पीपल आर नॉट रियली श्योर कि सारी मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसीज़ कहाँ पर जाके सेटल होंगी. जनरली ऐसे टाइम्स पे हमने देखा है कि देयर इज़ अ फ्लाइट टू फेमिलियरिटी. तो अगर मैं एक यूएस बेस्ड फंड मैनेजर हूँ और मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा आउटलुक इस पर क्लियर नहीं है, तो मैं सबसे पहले काम ये करता हूँ कि होम बेस पे वापस आ जाता हूँ कि लेट मी जस्ट कम बैक टू थिंग्स आई अंडरस्टैंड मोर क्लियरली. दूसरा ये कि पाकिस्तान में जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट आई थी आज से 1-1.5 साल पहले, अगर आप उसको देखें, सो इट्स मेड क्वाइट अ डिसेंट रिटर्न इवन इन डॉलर टर्म्स. तो एक बहुत अच्छा प्रॉफिट भी बना हुआ है, कुछ प्रॉफिट टेकिंग का एलिमेंट भी है, कुछ जस्ट फेमिलियरिटी टू रिटर्न टू फेमिलियरिटी होम बेस वाला एलिमेंट भी है. तो आई थिंक ये 2-3 चीज़ें हो रही हैं, क्योंकि अदरवाइज अगर आप देखें तो पाकिस्तान में ना करेंसी पे कोई ऐसा शौक आया है, ना मैक्रोस पे कोई इस तरह का शौक है कि वन वुड से कैसा फॉरेनर्स निकल रहे हैं. तो मुझे ये लगता है कि ज़्यादा एक पोर्टफोलियो लेवल डिसीजन है, रीएलोकेशंस आर हैपनिंग, और वो रीएलोकेशंस कैन ऑल्सो हैपन द अदर वे अराउंड एज सून एज पीपल हैव सम क्लैरिटी इन टर्म्स ऑफ कमोडिटी प्राइसेस, इन टर्म्स ऑफ एक्सपोर्ट टैरिफ्स एंड रिजीम्स के क्या होने जा रहे हैं. जैसे हम बात कर रहे थे कमोडिटी प्राइसेस की, सो ऑब्वियसली अगर जियोपॉलिटिकल टेंशंस बढ़ रहे हैं तो फॉर अ फॉरेन इन्वेस्टर इट विल मेक सेंस कि मैं कमोडिटी इंपोर्टिंग कंट्रीज पे एक्सपोजर अपना थोड़ा कम कर लूँ. बेशक वहाँ कंपनीज कितने भी पैसे बना रही है, बट मुझे पता है एज अ मैक्रो थीम हो सकता है कि वहाँ प्रेशर बढ़ जाए, तो जब सर्टेनिटी आ जाएगी तो मैं वापस आ जाऊँगा. तो आई थिंक जब आप फॉरेनर्स की एक्टिविटी को देखें तो येस, पाकिस्तान फैक्टर्स प्ले अ रोल, बट इट्स ऑल्सो अबाउट व्हाट इज हैपनिंग इन देयर ओवरऑल पोर्टफोलियो. अच्छा इम्तियाज़, मंडे को मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग भी है, आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है कि कोई इंटरेस्ट रेट कट हो सकता है, और आप इवेंचुअली कहाँ बॉटम आउट होता हुआ देख रहे हैं? एक एक्सपेक्टेशन तो ये थी कि इस मॉनेटरी पॉलिसी में प्रॉबली जो मार्केट के बिहेवियर से भी लग रहा था कि 100 बेसिस पॉइंट्स का कट आ सकता है, एंड इवेंचुअली रेट्स कुड सेटल इनटू हाई सिंगल डिजिट्स. हैविंग सेड दैट, अब ये जो आज की डेवलपमेंट हुई है, इट्स हैपेंड जस्ट टू क्लोज टू दी एमपीसी. तो जब एमपीसी मीटिंग हो रही होगी उस वक्त इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस में क्या मार्केट की सूरत हाल होती है, तो उस पर हो सकता है कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी टेक्स अ वेट एंड सी स्टांस के लेट्स सी हाउ दीज प्राइसेस फेयर बिफोर वी टेक अ मूव. सो आई डोंट थिंक द मार्केट विल माइंड दैट टू मच.
ठीक है, थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट हो सकता है कुछ मार्केट प्लेयर्स को कि कट हो जाता तो बेहतर था, दैट ऑलवेज हैपन्स, बट एज लॉन्ग एज you feel that the right decisions are being taken and we are on an easing path और इन्फ्लेशन जो है वो 4% के आसपास है, तो हमारे पास रूम रहेगा इंटरेस्ट रेट कट करने का। सो आई डोंट थिंक कि इसमें को बहुत ज़्यादा पैनिक आएगा, बट यस बेस केस एक्सपेक्टेशन वो उसके 1% अभी कट होना चाहिए। इस वजह से अगर वेट एंड सी भी करते हैं तो मेरे ख्याल से कोई एंड ऑफ द वर्ल्ड नहीं होगा, मार्केट विल जस्ट डाइजेस्ट दैट एंड मूव फॉरवर्ड एंड वेट फॉर द नेक्स्ट MPC फॉर क्लैरिटी एंड अ मोर थॉट आउट डिसीजन फ्रॉम द मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। ओके, सो इम्तियाज़, लास्ट क्वेश्चन वो ये कि अब इन हालात में आप क्या समझते हैं कि कौन से सेक्टर्स अब भी हमको अच्छे रिटर्न्स दे सकते हैं? तो अगर सेक्टर्स की बात करें तो आई थिंक द वे यू कैन लुक एट इट इज कि वन आर दो सेक्टर्स जो पाकिस्तान के इकोनॉमिक मॉडल में आपको लगता है कि दे आर वेरी वेल प्लेस्ड टू बी प्रॉफिटेबल एंड बी अट्रैक्टिव फॉर इन्वेस्टर्स एट मोस्ट टाइम्स इफ नॉट ऑल टाइम्स। सो बैंक्स हो गए, फर्टिलाइजर हो गए, ये ऐसे बिजनेस मॉडल्स जिन्होंने प्रूव किया है कि थ्रू साइकिल्स इनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रही है, तो आई एम श्योर दे विल रिमेन हाई ऑन द इन्वेस्टमेंट रेडार। बट साथ ही साथ एक फैक्टर वो भी होता है कि किस सेक्टर में ट्रिगर्स ज़्यादा नियर टर्म आपको नजर आ रहे हैं। तो जैसे पिछले काफ़ी दिनों से हम सुन रहे हैं कि सर्कुलर डेट के रेजोल्यूशन के ऊपर काफ़ी काम हो रहा है एट द गवर्नमेंट लेवल, सो दोज आर ऑल्सो सेक्टर्स दैट कैन कम इनटू द लाइमलाइट। सो यूजली होता ही है कि हम ENPs पिच कर रहे होते हैं कि बिकॉज ऑयल प्राइसेस अगर बढ़ जाएं सो द रेवेन्यू इज लिंक्ड टू इट, बट पिछले कुछ सालों में हमने देखा है कि मार्केट अक्रूवल अर्निंग्स को प्राइस इन नहीं कर रही, वो कैश अर्निंग्स को देखना चाह रही है। बट ENP के लिए एक अच्छी चीज़ साथ में ये हो रही है अब कि गवर्नमेंट सर्कुलर डेट को रिजॉल्व करने के ऊपर काम कर रही है, तो उनके कैश फ्लोज भी इंप्रूव होने की उम्मीद है। तो आई थिंक दोज आर द काइंड ऑफ स्टॉक्स जो शायद ट्रिगर की वजह से फोकस में रह सकते हैं और अच्छे रिटर्न्स दे सकते हैं। और दूसरा, जैसे मैंने कहा कि कुछ सेक्टर्स ऐसे हैं जिन्होंने थ्रू साइकिल्स प्रूव किया है कि दे रिमेन अट्रैक्टिव, तो वो इन्वेस्टर्स के रेडार पे रहेंगे। कुछ ऐसे भी हैं जो बजट की वजह से फोकस में आ गए हैं, जैसे सीमेंट्स है कि गवर्नमेंट का डेवलपमेंट पे दोबारा फोकस होगा या तो वो वहाँ से फोकस में रहेंगे। फार्मा को ड्यूटी में रिलीफ मिली है। सो आई थिंक द वे वन शुड लुक एट सेक्टर्स इज के व्हाई एम आई टेकिंग एक्सपोजर टू अ सर्टेन सेक्टर। सो आई थिंक दैट्स मोर इंपॉर्टेंट कि यहाँ से सेक्टर्स को बड़ा क्लियरली बाइफर्केट कर दिया जाए कि कौन सा मुझे स्ट्रक्चरली अच्छा लगता है, किसमें ट्रिगर है, ताकि वो ट्रिगर अगर ना डेवलप हो रहा हो तो मैं उस पर से पुल बैक भी कर सकूँ, और कौन सा है जो कि रिसेंट कोई रेगुलेटरी डेवलपमेंट से बेनिफिट कर रहा है। ओके इम्तियाज़, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू शुजा, थैंक यू सो मच।